Okay. So hello everyone, welcome in Agri coaching classes. I am Siddharth Soni. In today's lecture, we'll discuss about the remaining PYQs of groundwater. Okay. Total 130 plus PYQs इस सेक्शन में है ना, जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ में आप लोगों को बता दूं कि जो कोर्स हमारा रनिंग है दैट स्टार्टेड फ्रॉम द 20th ऑफ मई 2025। ओके, वो अभी कंटिन्यूसली चल रहा है। डेली बेसिस पे लेक्चर हो रहे हैं इन लाइव मोड, है ना। एंड सारी चीज़ें आपको मिल रही, जो चीज़ें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम लोग जितने भी पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको फ्री में दिया है इस कोर्स को। हैंड रिटन कंटेंट आप लोगों के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है ना। 2 से 3 घंटे क्लासेस डेली हो रही है। और पीवाईक्यू जैसा आप लोग देख रहे हैं कि मैं पूरा प्रॉपर तरीके से पीवाईक्यू इसमें कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हो रही है और कंटिन्यूसली होगी। ये चीज़ें क्या होगी, कंटिन्यूसली फॉर्म में होगी जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, है ना। और कंप्लीटली हम लोग ये चीज़ों को कवर करवाते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल पंक्चुअल हो जाना चाहिए आप लोगों को, है ना, चीज़ों पे। अगर करना चाहते हैं तो अभी मैंने प्राइस बहुत कम कर दिया है। यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर एंड यू कैन ज्वाइन द कोर्स। बेटा एक बार कर लोगे, लाइफ सुधर जाएगी, चीज़ें सुधर जाएगी, है ना। अगर आपकी सेल्फ स्टडी है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं और करना चाह रहे हो तो फिर वेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब टाइम बचा नहीं है। सितंबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी। देन फिर वो चीज़ें फिर पछताने वाली हो जाती है कि जब एग्जाम हो गई उसके बाद फिर अगर हम सोचते हैं तो वो चीज़ें हम पछताते रह जाते हैं कि क्या उस समय अगर हम 2-4 हज़ार रुपये खर्च कर लेते तो आज हमारी चीज़ें पोजीशन अच्छी होती। तो दैट्स द बेनिफिट। ओके, हम लोग सारी चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं करना है। जितनी चीज़ें पढ़ाई जाती है उससे अलग से हटना नहीं, जिससे पीवाईक्यूज वगैरह पूरे हम लोग यहाँ पे कवर करवा के दे रहे हैं इस बैच में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 41। 40 तक हमारे जो है पीवाईक्यूज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 40 तक हम लोगों ने पूरा डीप में समझा और किस तरीके से चीजों को देखा, वो सारी चीजें हम लोगों ने कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ा। क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बोलता है कि इफ द स्पीड ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज डबल्ड देन द पावर रिक्वायर्ड विल बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट। अगर सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो स्पीड है उसको डबल कर दी जाए तो पावर रिक्वायरमेंट कितनी बार बढ़ेगी, उसके बारे में बात किया गया, है ना। तो ये कंसेप्ट हम लोगों ने देखा था सेंट्रीफ्यूगल पंप में कि एफिनिटी लॉ के हिसाब से। ओके, एफिनिटी का लॉ था, उसके हिसाब से आपने देखा था कि जो पावर होती है वो स्पीड के प्रोपोर्शनल होती है, जो स्पीड के क्यूब के प्रोपोर्शनल होती है। पावर इज इक्वल्स टू द स्पीड ऑफ, स्पीड जो होती है उसके क्यूब के बराबर, जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की जो स्पीड होती है उसके क्यूब के बराबर होती है। अगर स्पीड डबल हो जाती है ना, अगर मान लो स्पीड को हम लोग डबल कर देते हैं मल्टीप्लाइड बाय द 2, तो ये कितनी हो जाएगी। ओके, तो पावर क्या हो जाएगी, देखिए स्पीड वैसे ही जो पावर है वो 2 की मतलब स्पीड के क्यूब है ना। और स्पीड को हमने डबल कर दिया, मान लो आपकी स्पीड पहले 1 थी तो 1 का क्यूब था, लेकिन हमने डबल कर दिया मतलब 2 का क्यूब आ जाएगा। तो हाउ मेनी टाइम्स विल बी पावर इंक्रीजेस, तो दैट विल बी 8 टाइम्स। ओके, तो हम लोग कितना टाइम बढ़ा लेंगे, 8 टाइम्स इसमें इंक्रीज कर लेंगे। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन था कि पावर जो है आप लोग की, ये स्पीड का पहले क्यूब था और स्पीड हम लोग मान लेते थे कि 1 स्पीड है इसकी। ओके, अभी क्या मेरे पास वो पेन टेब लाया नहीं है मैंने, इस वजह से थोड़ा सा दिक्कत होती है ना। स्पीड के क्यूब के बराबर थी, जब पहले स्पीड 1 थी तो मैंने 1 का क्यूब आ रहा था। जब मैंने पावर के केसेस में स्पीड को दुगनी कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है 8 टाइम्स क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कंसेप्चुअल क्वेश्चन ये आगे इस तरीके से बनते हुए आया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन जैसे अब इसमें लॉज आपको पता होगा, एफिनिटी लॉज, तो इसीलिए मैंने रेफरेंस रखा था, है ना। जो बुक मैंने रेफरेंस रखा हुआ है कि भाई उस बुक को अगर आप लोग एक बार कवर कर लेते हो तो बेसिकली चीजें तो आपकी क्लियर हो जाएगी, सॉर्ट आउट हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। A chemical method used to measure the polluting potential of material in water. ओके, यहाँ बोला है कि जो वाटर है उसमें मटेरियल के पॉल्यूटिंग पोटेंशियल को मेजर करने के लिए कौन सा केमिकल मेथड यूज होता है। ओके, तो सबसे पहला ऑप्शन है बीओडी। इसका मतलब होता है कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। सेकंड है ओडी। ओके, हाँ, ये ऑक्सीजन डिमांड होता है। सीओडी होता है बेटा केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। या आपका एक लास्ट होता है दैट इज कॉल्ड डीओ, कि डाइस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। तो ये चारों में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना है कि भाई केमिकल मेथड में हम लोग
कौन सा केमिकल मेथड यूज करते हैं जब हम वाटर में मटेरियल के पॉल्यूटिंग पोटेंशियल को मेजर करते हैं? तो सबसे पहले देखिए बीओडी का यूज होता है, पॉल्यूटिंग पोटेंशियल मेजर करता है ये वाटर की ऑर्गेनिक पॉल्यूशन के लिए। तो बेसिकली बीओडी करेक्ट लग रहा है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन जो सीओडी होता है, ये बीओडी से तेज और ज्यादा केमिकल पॉल्यूटेंट्स को मेजर करने का काम करता है, पर ज्यादातर केमिकल जो है पॉल्यूशन के लिए ये यूज करता है। उसी बेसिस पे अगर हम ओडी की बात करें, ऑक्सीजन डिमांड की बात करें, तो ऑक्सीजन डिमांड क्या कर रहा है, ये जनरली यूज होता है ना, जनरली बेसिस पे इसको यूज करते हैं। डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन का लेवल बताता है और पॉल्यूशन को मेजर करता है। तो द राइट ऑप्शन विल बी द पॉल्यूटिंग पोटेंशियल मेजर करने वाला जो है बीओडी। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, है ना। यहाँ पर पॉल्यूटिंग पोटेंशियल को जो मेजर करता है और उसमें जो केमिकल मेथड होती है दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मेथड का हम लोग उसमें यूज करते हैं। बाकी ये सब ऑर्डिनरी होते हैं, जो जनरल पर्पस पे हम लोग यूज करते हैं वो सारे इसमें यूज होते हैं। तो बेसिकली ये चीजें आपकी होती हैं। अब यहाँ पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 43, दैट इज WHP ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप ऑफ 10 LPS कैपेसिटी एंड 38 मीटर टोटल हेड विल बी व्हाट, है ना। WHP का जो फॉर्मूला होता है ना, दैट इज कॉल्ड रो इंटू जी इंटू क्यू इंटू एच, है ना। डेंसिटी, ग्रेविटी, डिस्चार्ज और हेड, चारों का मल्टीप्लीकेशन करके वी कैन गेट प्रॉपर आंसर। ओके, so here the pump of 10 LPS discharge given है लीटर पर सेकेंड में, हेड गिवन है दैट इज 38 मीटर। तो यहाँ पर और ग्रेविटी की वैल्यू वी नो अबाउट दैट 9.81 होता है, और जो डेंसिटी ऑफ वाटर होती है दैट इज 1000 फॉर द वाटर। चारों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपका 3.7278 वॉट किलो वॉट अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आती है। देन यू गेट अ 4 किलोवाट आंसर। तो यहाँ पर जो 4 किलोवाट है यहाँ से आपका आ जाएगा। तो डायरेक्टली जो मैंने बोला है वो फॉर्मूला आप लोग लगा लेना, देन यू कैन गेट अ प्रॉपर सॉल्यूशन, है ना। रो इंटू जी इंटू एच इंटू डब्ल्यू, 10 को कन्वर्ट कर दो तो ये मीटर पर, देखिए मीटर क्यूब पर सेकंड में ऐसा यूनिट में आप लोग कन्वर्ट करना, 38 मीटर को जैसे का वैसा रख देना क्योंकि पहले से ही है ना। तो फिर बाकी मल्टीप्लिकेशन करके आपका 4 किलोवाट विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। ओके, next question, that is hydraulic ram is pump which works on the principle of what? हाइड्रोलिक रैम जो है पंप के किस प्रिंसिपल पर काम करता है उसके बारे में बोला गया। तो पहला होता है रेसिप्रोकेटिंग एक्शन, दूसरा है आपका नन ऑफ द अबव, तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप, ओके, एंड चौथा आपका वाटर हैमर। देखिए यहाँ पर ऑप्शन थोड़े से अजीब से हो गए, पहला ए आ गया, दूसरे में सी आ गया, डी। ये एक्चुअली मैं पीडीएफ में ध्यान नहीं दिया था, ये टाइपिंग करते समय दिक्कत हुआ। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग ऑप्शन वाइज जा सकते हैं। तो देखिए भाई, हाइड्रोलिक रैम जो होता है पंप विच वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है जो हाइड्रोलिक रैम होता है। तो हम लोग ने वाटर हैमर के बारे में पढ़ा था, तो हाइड्रोलिक रैम के बेसिस प्रिंसिपल पर, है ना, प्रिंसिपल वाटर हैमर इफेक्ट है जो प्रेशर सर्ज से पानी को लिफ्ट करता है। ओके, तो बेसिकली जो हाइड्रोलिक रैम होता है वो वाटर हैमर के प्रिंसिपल पे काम करता है। मैंने ये चीज क्लियर भी किया था लेक्चर में आप लोगों को कि वाटर हैमर जो होता है वो करता है बेटा, है ना, रैम के बेसिस पे प्रिंसिपल वाटर हैमर इफेक्ट करता है ना, जो प्रेशर सर्ज से पानी को लिफ्ट करता है ना, प्रेशर से क्या करता है वो पानी को मतलब लिफ्ट करने का काम करता है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसकी, रेसिप्रोकेटिंग पंप की, तो ये थोड़ा सा ही है, लेकिन वाटर हैमर ज्यादा प्रिसाइज रीजन होता है ना। रेसिप्रोकेटिंग पंप इज आल्सो वर्क देयर, लेकिन ये ज्यादा जो प्रिसाइज करते हैं दैट इज अ वाटर हैमर। वाटर हैमर बिल्कुल तेजी से वाटर को लिफ्ट करने का काम करता है। सेंट्रीफ्यूगल पंप भी करता है, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी जो है ये गलत है, ये अलग टाइप का पंप होता है। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में ये वो प्रिंसिपल पे वर्क नहीं करवाता। तो बेसिकली ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल हेड ऑफ प्रोपेलर पंप इज व्हाट। टोटल हेड कितना होता है प्रोपेलर पंप की, उसके बारे में समझेंगे, है ना। तो टोटल हेड की मैंने बताया था कि सभी पंप्स के लिए मैंने हेड के लिए रेंजेस बताया था। तो जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है उसकी टोटल हेड मैंने बताया था दैट इज 1 से लेकर के 2.5 मीटर तक। तो यहाँ पर कोई ऐसा ऑप्शन है क्या, तो हाँ, बेसिकली द ऑप्शन नंबर 3 इज रिप्रेजेंटिंग द टोटल हेड फॉर द प्रोपेलर पंप। तो ये बेसिकली रेंजेस है, आप लोगों को मैंने क्लियर भी किया था इन लेक्चर्स, और पीडीएफ में भी अगर आपने रिवाइज किया होगा तो डायरेक्टली वहां पर आप लोगों ने देखा कि जो टोटल हेड होता है प्रोपेलर पंप का दैट इज 1 से 2.5 मीटर तक के बीच में होता है। तो ये क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन,
Submersible pump are suitable for the condition where what? Where water is to be lifted for shallow depth, where water is to be lifted from deep tube well, where large quantity of water required या anywhere. तो बेसिकली सबमर्सिबल पंप की बात किया गया है. सबमर्सिबल पंप के लिए पूछा गया कि सबमर्सिबल पंप किन कंडीशन में सुटेबल होते हैं. तो मैंने बताया सबमर्सिबल पंप जो होते हैं कि वाटर में कंप्लीटली फिल्ड होते हैं. तो यहाँ पर ये बोला गया है कि ये वाटर के सैलो डिप से उठाना तो गलत. सबमर्सिबल पंप डीप वेल्स के लिए होता है ना, सैलो डिप के लिए नहीं होता. ये हमेशा डीप वेल के लिए होता है. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी रॉन्ग. वाटर इज टू बी लिफ्टेड फ्रॉम ड्यूब ट्यूबवेल. हाँ तो बिल्कुल सही. अभी मैंने बताया कि सबमर्सिबल पंप जो होते हैं ड्यूब ट्यूबवेल के वेल्स होते हैं. तो बेसिकली तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट. बट हम लोग ऑप्शन नंबर सी में भी चले जाते हैं एक बार. लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड तो गलत होता है क्योंकि क्वांटिटी डिपेंड करता है पंप के साइज पे, है ना. लेकिन मेन कंडीशन ऑफ डीप वाटर लिफ्टिंग है ना. सबमर्सिबल पंप की जो मेन कंडीशन होती है कि डीप वाटर लिफ्टिंग हम लोग करवाते हैं, लेकिन क्वांटिटी जो होती है जैसे वाटर की जो क्वांटिटी वो डिपेंड करती है पंप्स के अकॉर्डिंग. तो बेसिकली तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर. तो देखिए ऐसा कंसेप्चुअली खेलना पड़ेगा आप लोगों को कि भाई क्वेश्चन कह रहा है. ऑप्शन देखिए करेक्ट लगेंगे सभी ऑप्शन, ऑप्शन पूरे करेक्ट लगेंगे, लेकिन ऑप्शन कोई भी एक करेक्ट होता है उसमें से. ठीक है, तो इस वजह से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ना. जो क्रैश कोर्स हम लोग करवा रहे हैं उसमें केवल मेनली हम लोग बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजों को करवा रहे हैं. तो अगर इफ यू हैव पोटेंशियल टू ज्वाइन तो बेटा वेट नहीं करना चाहिए, मेरा कहना ये. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 47 दैट इज अ मिनिमम थिकनेस ऑफ ग्रेवल पैक इन केस ऑफ ट्यूबवेल इज व्हाट. ट्यूबवेल के ग्रेवल पैक की मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए उसके बारे में पूछा. ट्यूबवेल जो होते हैं उसके ग्रेवल पैक की मिनिमम थिकनेस आपकी 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होना चाहिए, मैंने बताया. तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर. देखिए दो जगह पर 20 सेंटीमीटर लिखा हुआ है, तो ये कॉमनली रिकमेंडेड आपकी मिनिमम थिकनेस होती है. तो आपको डायरेक्टली याद रखना है, बीएचयू 2010 में एंट्रेंस में पूछा हुआ था इसका. मिनिमम थिकनेस ऑफ द ग्रेवल पैक इन केस ऑफ ट्यूबवेल विल बी 20 सेंटीमीटर. ओके. क्वेश्चन नंबर 48 मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप इशूड फॉर व्हाट. यहां पर बोला है कि मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज कब किया जाता है ना. तो मल्टी इसका कंसेप्चुअल अगर हम लोग समझे तो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप में एक से ज्यादा इंपेलर होता है. पहली चीज तो मैंने मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में नहीं कवर करवाया, तो इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं उनमें एक से ज्यादा इंपेलर होते हैं जो हेड को इंक्रीज करते हैं. और ये पंप खास तौर पर हाई स्पीड कंडीशन के लिए यूज होते हैं. जब पानी को ज्यादा हाइट तक पुश करना होता है तो उस जगह पर हम लोग मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज करते हैं. तो बेसिकली इसमें बोला है कि इशू क्या आ रहा है ना. सेंट्रीफ्यूगल पंप का यूज कब किया जाता है पूछा है इसमें. यूज्ड फॉर इज यूज्ड है ना, ये इज यूज्ड आ गया है. इज यूज्ड फॉर व्हाट. तो लो डिस्चार्ज कंडीशन, हाई डिस्चार्ज लो हेड कंडीशन, हाई हेड कंडीशन या ऑल ऑफ द अबव. तो देखिए सबसे पहले तो लो डिस्चार्ज कंडीशन, तो ये गलत ऑप्शन है क्योंकि मैंने अभी कंसेप्ट क्लियर किया कि लो डिस्चार्ज के लिए हम लोग सिंपल पंप का यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूगल का क्यों करेंगे, और वो भी मल्टी स्टेज. तो भाई लो डिस्चार्ज विल बी द रॉन्ग आंसर. सेकेंड कंडीशन की बात करें तो हाई डिस्चार्ज लो हेड कंडीशन के लिए तो गलत. हाई डिस्चार्ज लो हेड के लिए ये सिंगल स्टेज पंप बेस्ड होते हैं, मल्टी स्टेज नहीं होते. सिंगल स्टेज का हम लोग का ऑप्शन नंबर 3 बोल रहा है कि हाइयर हेड कंडीशन. हाँ तो देखिए भाई मल्टी स्टेज पंप ज्यादा हेड देने के लिए डिजाइन किए जाते हैं. तो बेसिकली द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट हियर. ऑल ऑफ द अबव विल बी द रॉन्ग. तो ओनली द ऑप्शन नंबर सी विल बी. देखिए हाइयर हेड हमको चाहिए ना, तो हाइयर हेड चाहिए तो हम लोग मल्टी स्टेज का करेंगे. लोअर हेड चाहिए तो कोई भी सिंपल पंप यूज कर लो आप लोग, या फिर सिंगल स्टेज के पंप यूज कर लो. तो बेसिकली इफ यू विल बी यूजिंग that type of pump you will get a proper knowledge about the thing. Question number 49 it is saying a pumping device that combines the advantages of both centrifugal and reciprocating pump is known as. गेट 2012 का क्वेश्चन है ना. देखिए क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं लेकिन मल्टी एग्जामिनेशंस में किस लेवल पे क्वेश्चंस पूछे गए तो बेसिकली मैं सभी क्वेश्चंस को लेके आया. यहाँ बोला कौन सा पंपिंग डिवाइस सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप दोनों को एडवांटेजेस को कंबाइन करता है. पंपिंग डिवाइस की बात की जा रही है जो सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप दोनों के एडवांटेज को कंबाइन करने का काम कर रहा है. तो एयरलिफ्ट हो गया, हाइड्रोलिक रैम हो गया, जेट पंप हो गया, रोटरी पंप. तो एयरलिफ्ट पंप करता है क्या, तो गलत. ये क्या होता है न्यूमेटिक प्रिंसिपल पे काम करता है. तो एयरलिफ्ट विल बी नॉट वर्किंग देयर.
हाइड्रोलिक रैम ये वाटर हैमर प्रिंसिपल पे काम करता है और नॉट अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ सेंट्रीफ्यूगल एंड रोटेफ्रैक्शन। कॉम्बिनेशन नहीं होता, ये जो है ओनली हैमर प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। एयरलिफ्ट जो हो रहा है ये न्यूमेटिक प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। लेकिन अगर हम जेट पंप की बात करें तो जेट पंप दोनों सेंट्रीफ्यूगल और रेसिप्रोकेटिंग पंप के एडवांटेजेस को लेता है, जेट और सेक्शन कॉम्बिनेशन से काम कराता है। ओके, तो बेसिकली द जेट पंप विल बी द राइट आंसर। वी विल टॉक अबाउट द रोटरी पंप, तो रोटरी इज द रॉन्ग आंसर बिकॉज ये रोटरी पंप जो होते हैं अलग टाइप के पंप होते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं होते। ओके, तो बेसिकली द ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। Comes into the question number 58. It is saying the well is which the water level remains at water table level R. यहाँ बोला है इस क्वेश्चन में कि वो कौन वो हाँ, the well in which the water level remains at a water table R. तो यहाँ पर बोला है वो ऐसी कौन सी चीज होती है जिसमें पानी का लेवल हमेशा वाटर टेबल के लेवल पर रहता है, वो क्या होता है, उसके बारे में बात की गई। यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंप्स दिए हुए हैं। कौन सा वेल है जिसमें आपका जो पानी है, वाटर का जो लेवल है वो हमेशा वाटर लेवल के ऊपर रहता है ना, उसके लेवल के ऊपर पे ही रहता है। कौन सा टाइप? तो आपका नॉन आर्टिशियन वेल्स है, फ्लोइंग आर्टिशियन वेल है, नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल है या कन्फाइंड वेल है। तो नॉन आर्टिशियन वेल क्या होते हैं, इसके एनालिसिस को अगर हम लोग समझे, ऑप्शन वाइज अगर हम जाकर के समझे, जस्ट सेकंड। तो यहाँ बेसिकली मैंने क्लियर किया था कि जो नॉन आर्टिशियन वेल होते हैं इसमें जो पानी का वाटर टेबल के लेवल पे होता है, जो पानी होता है ना बेसिकली ये वाटर टेबल के लेवल पे आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। मतलब पानी फ्री सरफेस पर होता है। ओके, तो पानी क्या हो रहा है, फ्री सरफेस पे हो रहा है, तो लेवल रिमेन्स एट वाटर टेबल, तो भाई नॉन आर्टिशियन वेल्स में हो सकता है। अब हम लोग दूसरे को भी क्लियर करते हैं कि फ्लोइंग आर्टिशियन वेल क्या होते हैं। इसमें क्या होता है, जो पानी होते हैं नेचुरली सरफेस तक फ्लो करता है, मतलब प्रेशर से ऊपर आता है ना। फ्लोइंग आर्टिशियन वेल्स में क्या हो रहा है, पानी नेचुरली सरफेस तक फ्लो होता है और फिर प्रेशर से ऊपर आने का काम करता है, तो दैट इज द फ्लोइंग आर्टिशियन वेल। नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल्स में क्या हो रहा है, नॉन फ्लोइंग आर्टिशियन वेल्स में पानी कन्फाइंड होता है लेकिन नेचुरली सरफेस पर नहीं आता, तो बेसिकली इस विल आल्सो रॉन्ग। कन्फाइंड वेल्स में भी प्रेशर कन्फाइंड एक्यूपर होते हैं जिसमें वाटर टेबल नहीं होता, तो बेसिकली द ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट, दैट इज नॉन आर्टिशियन वेल। Question number 59. It is called an aquifer bounded by a partially pervious layer and below by a layer that is either impervious and partially impervious pervious is called what? ऐसा एक्यूपर जो ऊपर से पार्शियली परवियस लेयर से बंधा हो और नीचे इम्परवियस पार्शियली परवियस लेयर हो, उसे क्या कहते हैं। मैंने ये चीज बहुत अच्छे से क्लियर किया है इन प्रीवियस पीवाई के, बार बार पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन में। तो भाई ऐसा कौन सा एक्यूपर है जो ऊपर से भी लेयर है नीचे से भी लेयर है। तो मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, जैसे हम लोग बात करते हैं बेटा कन्फाइंड की। कन्फाइंड एक्यूपर एक ऐसा एक्यूपर होता है जिसमें दोनों तरफ इम्परवियस लेयर होती है ओनली, है ना। और यहाँ पर क्या बोला है, एक तरफ पार्शियली परवियस और एक तरफ इम्परवियस लेयर। तो कन्फाइंड में तो दोनों तरफ क्या होगी, इम्परवियस लेयर होगी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी रॉन्ग। बी में अगर जाए तो अनकन्फाइंड एक्यूपर क्या होते हैं, इसमें केवल ऊपर से ओपन होता है वाटर टेबल, है ना। वाटर टेबल जो होते हैं ऊपर से ओपन होते हैं, तो इसमें किसी प्रकार की दो लेयर पाई नहीं जाती। कन्फाइंड भी रॉन्ग हो गया, अनकन्फाइंड भी रॉन्ग। When we comes into the सेमी कन्फाइंड एक्यूपर, सेमी कन्फाइंड एक्यूपर में ऊपर से पार्शियली परवियस लेयर बनी होती है और नीचे फिर इम्परवियस लेयर बनी होती है ना। जो पार्शियली परवियस लेयर रहती है इसको हम लोग लीकी लेयर भी कहते हैं, लीकेज वहां से देखने के लिए मिलता है। तो बेसिकली ये तरीके से होती है। फर्स्ट एक्यूपर क्या होता है, एक छोटा लोकलाइज्ड एक्यूपर होता है जो वाटर टेबल के ऊपर होता है, तो बेसिकली फर्स्ट एक्यूपर इज द wrong answer. Only the option number C will be the correct, that is called a semi confined aquifer. Okay, ये question is तरीके से। Question number 60 is called a foot valve is used in a centrifugal pump to pumping system so as what? यहाँ बोला है सेंट्रीफ्यूगल पंपिंग सिस्टम में फुट वॉल्व का यूज किस लिए होता है ना। तो फ्लो मेजर करने के लिए, फुट को स्ट्रेंथ देने के लिए, या पंप को प्राइम्ड देखने के लिए, या वाटर एंट्री कंट्रोल करने के लिए। ओके, सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो सिस्टम है, जो फुट वॉल्व का हम लोग यूज कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं बेसिकली। तो सबसे पहले हम लोग ऑप्शन वाइज जाकर के समझेंगे कि भाई जो फुट वॉल्व होता है एक वन वे वॉल्व होता है जो पंप में पानी के
रिवर्स फ्लो को रोकता है, इससे पंप प्राइम रहता है। बेसिकली जो फुटबॉल हम लोग यूज कर रहे हैं, ये क्या इसका जो यूज होता है, हम लोग बेटा पंप में जो पानी का रिवर्स फ्लो को रोकने का काम करता है, ये इससे पंप प्राइम रहता है। ये फ्लो मेजर नहीं करता, बेसिकली ये फ्लो को मेजर करने का काम नहीं होता इसका। स्ट्रेंथ देना इसका काम नहीं है ना, स्ट्रेंथ भी ये देता नहीं है। बेसिकली वाटर एंट्री कंट्रोल करता है इनडायरेक्टली, बट मेन काम फ्लो को डायरेक्शन में रखना ही इसका काम होता है। तो बेसिकली कीप इट प्राइम्ड विल बी द राइट आंसर। ओके, मेजर द फ्लो इज नॉट द काम। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी रॉन्ग। स्ट्रेंथ भी नहीं देता, कंट्रोल करता है वाटर एंट्री को, तो ये भी नहीं करता। मतलब वाटर कंट्रोल को करता है, लेकिन वो उसका मेन काम नहीं। मेन काम है कि उसको प्राइम रखना, उसकी जो डायरेक्शन है उसको केवल प्राइम रखना, इसका मेन काम होगा। बेसिकली द ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर 61 से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में इसको कवर करेंगे, है ना। बेसिकली हम लोग टारगेट करेंगे हर दिन 10 पीवाई को डिस्कस करने का, क्योंकि 10 पीवाई को डिस्कस करेंगे तो बेसिकली आप लोगों की चीजें क्लियर होती जाएगी आगे। और फिर इसके क्वेश्चंस है, तो अगर अभी तक आप लोगों ने बैच ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करके पहले लेक्चर देख लो, कंसेप्ट क्लियर कर लो, देन यू कैन सॉल्व इजीली दिस टाइप्स ऑफ द क्वेश्चन। बहुत इजी वे में आप लोग सॉल्व कर पाओ। तो जाकर के आप लोग जो है लेक्चर वॉच कर लीजिए। थैंक यू, विल मीट ऑन द नेक्स्ट लेक्चर।